अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरोम के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, बजट 9 जून को मुतवक्की है। ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है प्री बजट पर। बजट में क्या बेहतरी आ सकती थी, जो हमने 2 दिन पहले प्रोग्राम किए हैं, यह आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे हुकूमत अगर बजट कामयाब लाना चाहती है, अवाम दोस्त लाना चाहती है, ताजर दोस्त लाना चाहती है, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब कह रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं, तो क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी तो बजट आएगा, उसके बाद पोस्ट बजट होंगे, सेमिनार्स होंगे, उसके बाद पास होगा। लेकिन ये हमारी प्रपोज़ल हुकूमत तक पहुँचती रहेंगी। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं राना एजाज तुफैल फुलरवान साहब। आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान स्मॉल जेम्स ज्वेलर्स एंड टूल्स एसोसिएशन, रजिस्टर है पाकिस्तान से। और दूसरे मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद नदीम भट्ट साहब। आप FC हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और चेयरमैन हैं लाउटेक्स बार अकेडमी के और एडवाइज़र हैं FTO के। नदीम भट्ट साहब, आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले, क्योंकि आप लाहौर टैक्स बार अकेडमी के चेयरमैन भी हैं, आप लेक्चर भी देते हैं और कानून को बहुत करीब से जानते हैं। मौजूदा बजट तो गुजरने वाला आखिरी महीना है। आने वाले बजट में आप क्या समझते हैं, कौन कौन से कवानीन नए होने चाहिए और कौन कौन से सेक्टर में रिलीफ होना चाहिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ख़ास तौर पर? देखिए, सबसे पहले मैं ओवरऑल की बात करूँगा। कुछ पॉइंट्स मैंने जो बनाए हैं जी जी, इंडिविजुअल बेसिस पे तो बाद में फिर हम देख लेंगे। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है जी, वो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। जी जी, आपको याद होगा कि पीछे इन्होंने डायरेक्टरेट भी बनाया था, फिर इसको बंद कर दिया सारा कुछ, अब दोबारा से वो रिवाइव कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के बगैर तो अब कुछ नहीं हो सकता ना। तजारत सारा खत्म कर देखे ना, 60 लाख एनटीएन होल्डर में से अगर 36 लाख रिटर्न आती है तो आप उनसे कब तक पूरी कौम का बोझ उन पर डालेंगे? आपको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस तो मस्ट करना पड़ेगा। और आप देखें, नादरा आपके पास है, सबसे बड़ा सेटअप है जी जी, फॉरेन ट्रैवलिंग आपके पास है, यूटिलिटी बिल्स आपके पास है, जी जी, ठीक है। तो अब इसके पीछे और क्या रह जाता है? अगर सारा रिकॉर्ड आपके पास है तो अब सिर्फ उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि कैसे लोगों को बीच में लेके आना है। नंबर 1। नंबर 2, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो प्रपोजल हम दे रहे हैं जी, वो ये है, पिछले 3-4 सालों से ये हम कह रहे हैं और काफ़ी लोग इससे एग्री भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो सेल टैक्स का रेट है ना, बेसिकली जो इस वक्त 18% पे है, उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आए। ठीक है। एग्जम्पशन जो नेसेसरी के अलावा सब खत्म कर दे, इनपुट फारग कर दे, आपकी फ्लाइंग करप्शन भी खत्म हो जाएगी, स्मगलिंग, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। और एक बंदा देखें, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से, हमारे ऊपर 5% सेल टैक्स लगा हुआ है, बड़ी खुशी से एक बंदा 1 लाख पे 5,000 पे कर देगा। जब उसे पता होगा यार इतना ही पे करना है, तो बड़े आराम से आपको पे कर देगा। और दूसरा ये कि जितने अनरजिस्टर्ड सेक्टर हैं वो आपको 18% कैसे पे करेंगे? बड़ा मुश्किल है उनके लिए इनवॉइसेस जनरेट करना। फिर वही मैंने कहा ना, वो जब तक आप आसानी पैदा लोगों के लिए नहीं करेंगे, वो आपके नेट के अंदर नहीं आएंगे। वैसे नेट टैक्स भी तो सेल टैक्स में देखा जाए तो वो भी 4-5% उधर ही आता उधर बात उधर ही आती है। आप देखिए, सिंपल सा फार्मूला है, कोई इस तरह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप कम लोगों से रेट ज्यादा करके टैक्स नहीं ज्यादा ले सकते, लेकिन ज्यादा लोगों से रेट कम करके पैसे ज्यादा इकट्ठे कर सकते। उसका तजर्बा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने किया भी कोविड के दौरान। अभी अगर आप PRA की बात करें ना, वो बगैर फाइट किए उन्होंने 37% से ज्यादा, पिछले से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। कोई शक नहीं, ऐसे ही है। कोई ऑडिट, कोई नोटिस, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, लेकिन वो एतमाद के सर पे वो पैसा सारा इकट्ठा करी जा रहे हैं। जी जी, कोई शक नहीं इसमें। तीसरी बात यह है कि इसमें जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जी जी, उनके लिए एक बड़ी अच्छी प्रपोजल है। देखें, आपके मुल्क में 1 लाख प्लस जो है ना, वो स्मॉल ट्रेडर्स हैं। ठीक है, आपने जो Tier 1 वाले थे उनको पॉइंट ऑफ सेल डाल के आपने रजिस्टर्ड कर लिया, जिस तरह भी किया आपने, लेकिन बात यह है कि उसके अभी भी आपके सारे लोग नेट के अंदर नहीं हैं। तो वो जो स्मॉल ट्रेडर उससे बाहर है, उसके लिए कोई फिक्स टैक्स का कोई रिजीम डाल दें। क्रिमिनेशन है ना भट्ट साहब, अगर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को देखा जाए, 1000 स्क्वायर फुट, उसकी सेल 1 करोड़ है, वो 18 लाख रुपया टैक्स दे रहा है। उसके साथ छोटी दुकान है, वो उसकी 2 करोड़ सेल है, वो टैक्स नहीं दे रहा। नहीं, उसमें ये है ना कि अभी देखें बाहर क्या होता है और यहाँ क्या हो रहा है। हमें ये भी तो तजाद खत्म, मैं वही खत्म करने लगा, मैं बताता हूँ आपको। देखें, बाहर लोग क्या करते हैं
कि पहले 3 साल में बंदे को बहुत नॉमिनल सा या माफ ही कर देते हैं टैक्स कि आप अंदर आ जाओ एक दफा, उसको आने तो देना आप अंदर। जैसा स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, पहले दिन टॉफी देके भेजते हैं, दूसरे दिन वो ऐसा ऐसा बैग पे लेकर आते हैं। जी जी। आपने पहली आदत उसको ये डाल दी, डरा दिया कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको अंदर आने दे, फिर एक आहिस्ता आहिस्ता जो आपका टैक्स बनता है आप उसे कलेक्ट कर, सीडी बाई सीडी चलते रहे, कोई मसला नहीं है जी, देंगे लोग आपको। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रपोजल ये आ रही है, मेरे ना एक रिलेटिव बाहर से आए, उनकी रिटर्न फाइल करने का मुझे मौका मिल गया, वैसे तो और भी हैं लेकिन मैंने उनसे जो पूछा, मैंने कहा जी बच्चों की पढ़ाई के बिल वो जी बैंक में, ट्रैवलिंग बैंक में, परचेजिंग बैंक में, हर चीज़ बैंक के अंदर है। तो पाकिस्तान के अंदर भी एक नई अब ये FBR एक प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं, वो ये है कि रिटेल सेक्टर में और पेट्रोल पंप पे भी इवन टू सर्टन लेवल के बाद अगर वो ट्रांजैक्शन 10,000 से ऊपर या कोई एक लेवल सेट करेंगे अगर जाती है तो वो बैंकिंग चैनल या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू होगी। कैश वाला जो सिलसिला है ना, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। ये एक बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि आप एकदम से अप्लाई कर दें। बैंक में एक बड़ा साहब अकाउंट खुलवाना हो उसके लिए 70 लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं, और आम बंदा तो जो जमींदार या लिटरेचरी रेट जैसा काम है वो सारी जिंदगी उसकी वजह है ना, जब आप फेक अकाउंट पहले खोलते रहे हैं, जी जी, अब जब रिस्ट्रिक्शन लगेगी तो अब तो हर चीज पूरी करनी पड़ेगी ना आपको, कोई शक नहीं। पहले डेबिट कार्ड पहले मिस्टर ए का अकाउंट है, नाम दूसरे का इस्तेमाल हो रहा है, अकाउंट खुला हुआ है, NIC की कॉपी कोई नहीं है, तो फेक अकाउंट जब खुलेंगे वो फलूदे वाले के अकाउंट में पैसे कैसे आ गए, इतनी किस्से हैं आपके पास, लेकिन अब चूंकि सख्ती हो गई है, ठीक है ना, अब एक तरीके से आप उसको लेकर आए। डिजिटलाइजेशन की तरफ जब तक जाएंगे नहीं हम, जब तक मुकाबला अभी नहीं कर कॉर्पोरेट सेक्टर तो उस पर एग्री नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेटली आपको आना उस तरफ ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चॉइस आपके पास बचती नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो ये हो गया। नेक्स्ट मेरे पास जो ओवरऑल इशू है वो मैं आपके साथ आज सैलरी क्लास जी, चूंकि हमारे मुल्क का एक बड़ा मेजर चंक है, उसके लिए 2-3 चीज़ें हमने सजेशन जो ICAP ने भी दी है, लाहौर टैक्स बार भी, बाकी लोग भी दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी एग्जम्पशन जो है ना ऑलमोस्ट आपने ख़त्म कर दी। सैलरी परसेंट, हाउस रेंट अलाउंस था, ट्रैवलिंग था, एटसेट्रा, और भी थे, मेडिकल के अलावा बाकी अब बचा कुछ नहीं। दूसरा उन्होंने ये कर दिया है कि अगर आपकी सैलरी टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से ज़्यादा होगी तो तब आप सैलरीड पर्सन हैं, जबकि पीछे 50% था, उसको भी वापस लाएं, एग्जम्पशन उनको दे, प्लस 6 लाख रुपए तक 0% टैक्स है इस वक्त। अब इसका मतलब है 50,000 रुपये पर मंथ। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि 50,000 रुपये में मुझे आप 2 बच्चे तो पढ़ा के दिखाएं, नहीं पढ़ा सकते आप तो बच्चे नहीं अपने पढ़ा सकते, खाना क्या आप खाएंगे, वो तो बात की बात है। तो लेवल इस दफ़ा बेहतर होने के चांसेस काफ़ी हैं। 6 लाख से इस दफ़ा कह रहा है 8 लाख या 10 लाख, देखें अब जो भी होता है वो फिर जो भी वो करेंगे। जी जी। नेक्स्ट है मेरे पास एक और, वो ये है कि जितने नॉन फाइलर हैं, अभी आपको पिछले बजट में क्या हुआ या जो आया था कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे जी, अगर ATL में है तो 2% है, और नॉन ATL के लिए 7% किया हुआ है उन्होंने। जी जी। इस बजट के अंदर वो हम कह रहे हैं कि उनके रेट्स और बाकी ट्रांजैक्शंस पे भी बढ़ाएं ताकि उसको डिस्करेजमेंट हो, और एक और काम करें। फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं दोबारा आना चाहिए? नहीं, फाइलर नॉन फाइलर की जगह ATL और नॉन ATL है, जी, एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन जी, एक्टिव, जी, वो कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, वो अपनी जगह पे है। दूसरा, एक तो उसका रेट में इंक्रीज करें, और तीसरा जितना नॉन ATL के बंदा अंदर आए उसको नोटिस इशू करें कि भाई तुम रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर ले। ये नहीं है कि वो आपको एडिशनल टैक्स दे और घर चला जाए, उसको भी नोटिस दें कि भाई ये तुमने किया है तो तुम अंदर, बाकी वो जवाब दे अगर 114 सेक्शन नहीं अप्लाई होता। बट साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, अगर ये तमाम लोग रिटर्न भरना शुरू कर दें तो हमारा तो सिस्टम इतना वो आखिरी दिनों में वैसे बैठ जाता है, जब रिटर्न भरते हैं वो उसको सिस्टम को उसको हम चला नहीं पाते, इतने लोगों को किस तरह आप सिस्टम, उसकी भी मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए 2 बातें, पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा जो रिटर्न्स गई हैं स्मूथली गई हैं, थोड़े अरसे के लिए, थोड़ा टाइम के लिए शायद बैठा होगा, लेकिन एक मसला और भी है, अगर आप आखिरी महीने के आखिरी दिन में बैठ के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये वही हिसाब हो गया, आप लास्ट दिन बिल जमा कराने आए हैं और लाइन देख के कहते हैं लाइन क्यों लगी हुई है, तो आप 2 दिन पहले आ जाओ भाई। ये तो समझने की जरूरत है, ये टैक्स पेयर को सिस्टम अब FBR का बड़ा बेहतर है जी, अब वो पुराना वक्त नहीं है, अब वो चलता है। अगर आप आखिरी दिन बैठ के एतराज़ात करेंगे और वो सारे व्हाट्सएप करेंगे मैसेज, तो वो कोई तरीका नहीं है। नहीं, दूसरा ये भी तो बड़ा में पिछली दफ़ा हुआ ना, इस दफ़ा इश्तिहारात चले, सारा कुछ चला, इस दफ़ा रिटर्न की तारीख आगे नहीं जाएगी, ये कन्फर्म था, लेकिन 11 बजे के बाद फिर आगे कर दी गई। वो जो टीवी पर इश्तिहारात चले, देखो उसका नुकसान भी तो वो मुल्क को भी होता है ना, टैक्स पेयर के लिए भी ये जहन में होता है, डेट बच जानी है भाई।
हाँ जी, वो एक साइकी होती है ना, वो क्रिएट हुई हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा ये भी। अब पिछली दफ़ा रिटर्न जिस तरह टाइम पे आ गई थी, 1 जुलाई के बाद फ़ौरन आ गई थी, उसमें अच्छा हो गया, जी आपकी ऐसा ही प्रपोजल है, चली ऐसा ही गई। है। इस दफ़ा भी 1 जुलाई को अगर लेकिन गोशवारा आ आपको मैं जाता एक है। इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताऊं, जी ये रिटर्न लेट आई है। इसने मेरे नॉलेज के मुताबिक रूल्स के अंदर जो रूल दिया हुआ है, इसने जनवरी में आना है। ठीक है। इन्होंने अपने अपने ही रूल्स की डेविएशन की हुई है। ये आपको जुलाई में जो नजर आ रही है, इसने जनवरी में आना था, फिर उसकी प्रपोजल बन के मार्च के एंड पे या अप्रैल के शुरू में वो फाइनल होके अपलोड होनी थी। ये लेट आई है, जो आपको जल्दी नजर आ रही है। लोग उसको पढ़ते नहीं है ना कानून को, तो रूल्स जो खुद बनाए हैं उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हुई है। अच्छा बट साहब, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। राणा साहब से भी राणा जहाँ साहब, क्या समझते हैं आप जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं, क्योंकि सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम दोनों तरफ है, लेकिन आपका सेक्टर, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज होता है वो पैसे पे होता है या सोने पे होता है, और आपका सोने से ताल्लुक़ है, आपका सेक्टर बहुत बड़ा है सोन ज्वेलर के वाले से, कभी इस पर टेस्ट किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। दूसरा, आप एक्सपोर्ट के बड़े मसाइल हैं, आपके एक्सपोर्ट 2013 के बाद बढ़ी नहीं है, हालांकि हमसाय ममालिक को देखा जाए तो उनके एक्सपोर्ट आसमान को छू रही हैं। इसमें क्या वजूहत है? पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया जाता है, जबकि हमारे मुल्क में ये इसका उल्टा सेटअप है। जब 2013 में इन पे बैन लगाया तो हमने उनसे बात की कि देखें, गोल्ड जो है ना, ये B2B सेल होता है, एक्सपोर्ट होती है B2B। B2B मतलब ये है कि वहाँ एक ज्वेलर बैठा हुआ है, वो क्योंकि वहाँ वो डिज़ाइन नहीं बनते, वो डिज़ाइन बनवाने के लिए गोल्ड यहाँ भेज देता है। एक शक्ल तो ये है। जब गोल्ड आपका एयरपोर्ट पे आता है तो 20-20 दिन, 25-25 दिन तक वो रिलीव नहीं होता। अच्छा, इसके अगेंस्ट हमारे हमसाया मुल्क में आप गोल्ड भेजें और हफ्ते में आपका काम तैयार होकर वापस चला जाता है। अच्छा, ये मेटल के कास्टली है, इसलिए बड़ी परेशानी आती है। अब हमारे मुल्क में 2013 से पहले एक्सपोर्ट ठीक थी, अच्छी जा रही थी। उसके बाद जो नया SRO आया, उसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि आपने आधा गोल्ड और आधे पैसे लेके आने हैं। ठीक है, उसमें हमारा नुकसान है। नुकसान इस शक्ल में है कि देखें जी, आपके पास अगर 10 टन गोल्ड पड़ा हुआ तो ये 3-4 चक्करों में गोल्ड ख़त्म हो जाएगा। अब गोल्ड जा रहा है बाहर, एक मिसाल है, 1 टन गया, उसके बाद वो हाफ टन रह गया, फिर वो क्वार्टर टन रह गया, फिर उससे कम रह गया, तो इसका मतलब 3-4 टन में गोल्ड ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ पेपर करेंसी रह जाएगी। अच्छा, जो हमें वहाँ से ऑर्डर भेजते हैं बेसिकली वो भी वहाँ ज्वेलर है, उन्होंने कंज्यूमर को देना होता है। अच्छा, डॉलर आते हैं कंज्यूमर एंड पे आके, B2B में डॉलर नहीं है। वो ज्वेलर हमें गोल्ड भेजता है, उसमें 2 है, एक तो सेल्फ कंसाइनमेंट है और एक उसमें एडवांस गोल्ड है। सेल्फ कंसाइनमेंट में ये होता है कि हम अपने ज्वेलरी बना के उसको भेज देते हैं, वो उसके अगेंस्ट हमें गोल्ड वापस करता है। एडवांस गोल्ड में वो हमें गोल्ड भेज देता है, उसमें जो वैल्यू एडिशन होती है उसमें हम वर्क करते हैं। हमारी बदबख्ती ये है कि 13-14 साल से हम सरकार को कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसकी वजह से जो हमारे इंडियन अपने जो फॉरेनर हमारे जो ज्वेलर्स हैं पाकिस्तानी, उनके लिए एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वहाँ पे कंज्यूमर है, इंडियन एशियन जो कंज्यूमर है, उसमें कनाडा में और अपना यूरोप के अंदर जो हमारा कंज्यूमर है, मोस्टली वो बेसिकली एक ही कल्चर के लोग हैं, तो वो हमें ज्वेलरी बनवाते हैं। अब क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे जितने पाकिस्तानी हैं वो या तो इंडियन ज्वेलरी बाइंग करते हैं, या वो टर्किश ज्वेलरी बाइंग करते हैं, या फिर इटालियन ज्वेलरी बाइंग करते हैं। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह ये ना कि हमारी जो बाईलाज हैं वो ठीक नहीं है। अब देखें ना, 100% यानी कानून के मुताबिक आप कम कर नहीं सकते। कानून नहीं, स्मगलिंग है फिर दूसरा कानून ही इन्होंने बनाया ही गलत है। कि देखें, जब 2013 से पहले 100% गोल्ड था तो एक्सपोर्ट का लेवल कहाँ था। अब हम जिसको भी कहते हैं कि आप ऑर्डर भेजें, तो वो ये कहते हैं कि जी आपके अंदर जो बाईलाज हैं उसमें बहुत ज़्यादा तजाद है, पूरी दुनिया में से बाईलाज नहीं है। देखिए, अब हमें $8 पे प्लेन ज्वेलरी भेजनी होती है, जबकि इंडिया $2 से $2.5 में 2-2.5% में वो चीज़ें भेज रहा है। आप स्टोन की ज्वेलरी है वो आप 13% पे डाल रहे हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में आप जाते हैं तो वहाँ आपको इंटरनेशनल कंपटीटर के साथ बैठ के बात करनी पड़ती है, आप अपना कुछ चीज़ मुसल्लत नहीं करते। हमारी अगर जो नया SRO आया हुआ 2013 के बाद 760 वाला, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई। इसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो गई और जितने एक्सपोर्टर हैं वो परेशान हैं, और इंतहाई ज़्यादा परेशान। और हमारे कितने की एक्सपोर्ट होती होगी आपके सेक्टर से? देखिए जी, मेरा है $8-9 मिलियन की थी, जबकि इंडिया की 500-600 मिलियन से भी ज़्यादा। यानी कि हम अभी $8-9 मिलियन तक हैं एक्सपोर्ट हमारी,
उसकी वजूहत क्या, हमारे सोना या ज़खायर नहीं है, क्या नहीं सर, वजूहत है? मसला ये है मैन्युफैक्चर नहीं है? मैन्युफैक्चर है, लेकिन जो हमारे बाई लॉज है ना, वो हमें एक्सपोर्ट करने से रोकते हैं, और यहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम 2013 से भी तो इनको कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में ये बाई लॉज नहीं है। नहीं, वैसे आपकी इंडस्ट्री जितनी टॉप पे है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें चोरी के बड़े इल्ज़ाम आते हैं। जो आपके पास सोना बेचने के लिए आते हैं, पता चलता है चोरी का वो है, सुनारे को पुलिस वाले ने उठाया होता है। अच्छा, वो ये सब ये उसमें तो बहुत मशहूर है। हाँ, ये बड़ा हमारा मसला ये है कि ये ज्वेलरी का बिज़नेस सेल एंड बाइंग पे बनता है। हम जो भी क्लाइंट आता है, क्योंकि मोस्टली तो हमारे ये फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं जो हमें बेचते हैं, लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि कोई क्लाइंट आ जाता है, हम उसको पूरी तसल्ली से लेते हैं ज़ेवरात, कभी ये कोशिश नहीं करते कि किसी ऐसे अननोन आदमी से ले लिया जाए। इसमें हमारी आपकी मेहरबानी, आपने इस तरफ इशारा किया, बहुत ज़्यादा परेशानी है। इससे डकैतियाँ कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पुलिस को और चोर को हो रहा है। होता यह है कि जब चोर आपको सामान बेच के जा रहा है, आपको तो नहीं पता ये चोरी का है। अच्छा, ताज़ीरात पाकिस्तान ये कहती है 411 में कि आपके पास पुलिस 2 शक्लों में आएगी। एक शक्ल में ये कि आपको चोर ने ललकार के कहा हो कि ये आपने लेना है, ये चोरी का, तो आपने लिया है तो आप उसके साथ शामिल हैं। दूसरा मसला आपका वो ये है कि आपने उसकी आधी कीमत दी हो। हमारी आजी साहब से भी बात हुई थी, तो हमने उनको एक सजेशन दी थी कि ये थी कि आप हर मार्केट के अंदर एक अपना सेंटर बना दें। उस सेंटर के अंदर जो अननोन क्लाइंट आएगा, वो जब ज्वेलरी बेचेगा उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी, क्योंकि नादरा के पास भी पूरा डेटा है। तो जो आदमी ज्वेलरी बेचने आएगा, पहले आप उसकी तस्वीर लेंगे, फिर उस ज्वेलरी की तस्वीर लेंगे, और उसके बाद वो जो आप उस बंदे का पूरा डेटा लेने के बाद स्टाम्प पेपर पे उसको वर्क करके ले जाएंगे। उसमें आपको फ़ायदे दो होंगे। एक तो जो चोर है वो थाने में नहीं जाएगा, जो हमने वहाँ वो तस्वीर नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा। लेकिन अब जो अगर आपका जो सेंटर वहाँ बना होगा, उस मार्केट की हदूद में पुलिस का एक आदमी वहाँ बैठा होगा, उसमें ये होगा कि 411 साबित करना हमारे जो इन्वेस्टिगेशन हजरात हैं उनके लिए नामुमकिन हो जाता है, और इसलिए बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। अगर वो स्टाम्प पेपर अगर इनको दिया जाए, उस पर वेरिफिकेशन हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ। नदीम भट्ट साहब, अभी राणा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, सर्विसेज पे वो टैक्स लेंगे, ज़्यादा मेकिंग का काम है, तो सोने पे टैक्स नहीं होना चाहिए। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में इस दफ़ा क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए, इस पर ब्रेक से बाद आपसे जवाब दूंगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नदीम भट्ट साहब, इसमें देखें 2 क्वेश्चन आपने किए हैं। देखें, जहाँ तक गुड्स का ताल्लुक है, तो वैसे तो गुड्स पे सेल परचेज पे जो सेल टैक्स है वो FBR के पास पावर है, नंबर 1। हाँ, कुछ चीज़ों पे गुड्स और सर्विसेज में एक्साइज ड्यूटी है, जैसे सिगरेट्स है, सीमेंट वगैरह है, बेवरेजेस वगैरह है। अब अगर तो आप चीज़ें बेच सेल परचेज कर रहे हैं विद प्रॉफिट या विदाउट प्रॉफिट, जो भी वैल्यू एडिशन आपने की है, तो फिर तो ओबियसली अगर एग्जाम्पशन में ना गया, वो 6 शेड्यूल में ना गया, या अदरवाइज एग्जाम्प्ट ना हुआ, तो फिर तो आपका 18% है। और अगर आप सर्विसेज की बात करेंगे, ओबियसली जो बंदा, जैसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है, टूल मैन्युफैक्चरिंग जो लोग होते हैं, वो कन्वर्जन करते हैं, आपकी मटेरियल किसी और का होता है तो उसको वो कन्वर्ट करके दे देते हैं, तो वो फिर उसमें कन्वर्जन चार्जेज जो होगा उसके ऊपर फिर जो सेल टैक्स होगा वो चार्ज होगा। सोना जितना महंगा हो गया है भट्ट साहब, इतना 2 तोले 3 तोले तो आम शादियों में बहन बेटी को जहेज की सूरत में दिया जाता है, तो वो भी 7-8 लाख का। बिल्कुल ऐसे है जी, प्राइस तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दूसरी बात यह है, इसके अंदर जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया सेल टैक्स का, उसमें 2-3 चीज़ें हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी, वैसे तो सिंगल डिजिट वाला मैंने आपको पहले दे दिया है। अब नेक्स्ट ये भी है कि देखिए, दोनों तरफ ना एक प्रॉब्लम आ रही है जो काफ़ी फॉरम्स पे मैं सिंगल डिजिट पे ना, वैसे वजीर खजाना कह चुके हैं इसको 18% हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि IMF की शर्त है। तो नहीं, देखिए मैं दूसरी तरफ सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं होना भी ऐसी। देखिए बात सुनिए, आपको पैसा चाहिए ना, चले काम की बात करते हैं, एक प्योर मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आते हैं। छोड़ दें आप कानून, लेकिन पैसा उनको डॉलर में सूरत में चाहिए ना, हम आते हैं ना, हम आते हैं। देखें बात सुने, आप एक काम करें, आप सिंगल डिजिट करके एग्जाम्पशंस जो नेसेसरी है उनको रख के, बाकी विड्रॉ करके आप अक्रॉस द बोर्ड ज़रा चार्ज तो करें। बट साहब, आपको टैक्स को जानते हैं करीब से, 170 अरब का मिनी बजट आया, 388 रुपये की एग्जाम्पशन खत्म की, तो वो 550 अरब रुपये का मिनी बजट बन गया था, लेकिन लोगों को बताया 170 अरब गया था। ये देखो ना, खुफिया रास्ते हैं। देखिए, इंडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो काफ़ी चीज़ों पे तो बिल्ट इन होके आ रहा है। जी जी, आपका बिजली है, पेट्रोल है, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और
थर्ड शेड्यूल आइटम्स है उस पर तो लगा हुआ है सेल टैक्स। जी जी। कौन कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स? और हर बंदा टैक्स दे रहा है indirect। इनडायरेक्ट तो दे रहे हैं लोग। मसला ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी आ रही है, ठीक है। बाकी वो फ्लाइंग इनवाइसेज और वो जो आपका स्मगलिंग वाला सिगरेट्स पे तो आए दिन आपका न्यूज़पेपर भरा रहता है। सही कह रहे हैं। फलाना पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ऐसे उसने ही प्रोडक्शन पकड़ लिया। अब आप इनको पता है, हालांकि इन्होंने कानूनी रियल टाइम एफबीआई ने पीछे अब तो अपने बंदे वो बिठा देते हैं ना जी, रियल टाइम आ गया ना चेक, जितना माल निकलेगा उसकी उन्होंने वीडियो भी बना लेनी और प्लस रिकॉर्ड भी कर देना है, तो वो तो चोरी हो नहीं सकेगा। अब नेक्स्ट इसमें ये आ रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम जो आ रही है, एक बंदे ने सेल कर दी है, इनकम टैक्स में सेक्शन 29 है जो बाद में बैड डेट्स आपको अलाउ कर देता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फ्यू कंडीशंस। सेल टैक्स में ऐसा कोई कानून नहीं है। ठीक है। अगर मैंने सेल कर दी, फर्ज करें मैंने 1 लाख की सेल कर दी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं अभी छोटी रकम ले रहा हूँ, मैंने 1 करोड़ की साल में सेल कर दी, बाद में पता चला 20 लाख का बैड डेट हो गया, मुझे पैसे मिले ही नहीं, ना मिलने हैं, और लीगली प्रोसीडिंग में मैं विन भी कर रही हूँ कि भाई पैसे आपको नहीं मिलने, बंदा डेथ हो गई है या चला गया मुल्क छोड़ के या फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, एक बात हो रही, तो सेल टैक्स में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आप उसका रिवर्सल डाल सके। वो क्या पैसा, मुझे मेरे पैसे मिले नहीं, आपने अपने पैसे मुझसे ले लिए। तो हमारी सजेशन ये है कि बैड डेट्स के बारे में भी काफ़ी देर से हम बोल रहे हैं कि एक कोई वैसे बड़ा साहब इसमें देखो, ये 42 लाख अगर टैक्स घुसवा रहे हैं ना, 380 या 86 लाख रुपये सिर्फ सेल टैक्स के बंदे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बाकी तो कोई नहीं है। नहीं देखें, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, आप घर के बिजली में भी तो सेल टैक्स दे रहे हैं ना, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो आप पेट्रोल और गाड़ी खरीदेंगे उसमें भी सेल टैक्स लगा हुआ है। ये तो ना करें आप जितने प्रिंटेड आइटम लेते हैं, पैक्ड चीज़ें लेते हैं, इंपोर्टेड लेते हैं, सेल टैक्स तो लगा हुआ है उसके अंदर, बिल्ट इन हुआ है जनाब प्राइस के अंदर। बंदा अल्टीमेट कंज्यूमर पे कर रहे हैं ना बंदा, basically। आम बंदा जो 30,000 या 20,000 कमाता है मंथली, वो ये सोचता है मैं हुकूमत को टैक्स नहीं देता, लेकिन देखा जाए तो वो तो सुबह जो पेट्रोल गाड़ी में अपनी मोटरसाइकिल जी लगा के जी जाता है, जी वो जी भी टैक्स अदा इनडायरेक्ट करके टैक्स बिल्कुल लगा, बिल्ट इन होके आया जनाब, आपको चीज बिल्ट इन होके मिली। अब दूसरा रही बात, आप रिटेल शॉप पे आप जाते हैं, जी। पॉइंट ऑफ सेल उधर आ गया, वो भी बिल्ट इन करके अब आपको देगा। आहिस्ता आहिस्ता तो वो जो स्कंजा है, जारी बात है, वो मजबूत होता वैसे है। बट साहब, वैसे जितना हम साबुन खरीदते हैं या कोई दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, उसमें पहले ऑलरेडी टैक्स लगा होता है, उस जी लगा होता है, उसके बावजूद भी पॉइंट ऑफ सेल पे आपने टैक्स देना है। नहीं, असल में सेल टैक्स का दूसरा नाम है कि इसे कहते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर टैक्स है। जो चीज इस्तेमाल करेगा वो पे करेगा, वो पे करेगा, तो वो पे कर रहे हैं हम लोग। आम कंज्यूमर वो क्योंकि उसको अगर वापस मिल गया, मैन्युफैक्चर उसको अदा नहीं वो नहीं कर रहा, अल्टीमेट कंज्यूमर ने पे करना होता है। देखिए मैंने गाड़ी ली, उस पर 18% बिल्ट इन होकर टैक्स आएगा, सही है, वो मैंने दे दिया, ठीक है। इनपुट मिला या नहीं मिला, अगर मैं फाइनल कंज्यूमर हूँ, ठीक है, गाड़ियों का इनपुट वैसे भी नहीं मिलता अगर आप सेल परचेज में नहीं है, वो प्राइस में चला गया। बिजली ये आपकी इस्तेमाल हो रही है, इसमें बिल्ट इन हो गया जनाब, अगर आप आगे पास ऑन नहीं करते, आपने पे कर दिया है, ठीक है, पेट्रोल है, जो कुछ भी है, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो काफी हद तक अच्छा, built in हुआ हुआ है। जितने भी टैक्स इकट्ठे होते हैं ये हुकूमत के खजाने तक पहुंचते हैं बट साहब से? नहीं देखिए, जमा तो होता है, आगे उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो उन्होंने तय करना है। वो हुकूमत के खजाने तक पहुंचते हैं चीजें, नहीं पहुंच, अब विद होल्डिंग जितने अब तो सर CPR आ गया ना, आप मोबाइल सर्विस देने वाले हैं, वो कितना करोड़ों अरबों मंथली उनका टैक्स बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके केस चल रहे होते हैं अदालतों में, उस लिटिगेशन में चल रहे होते हैं। देखिए अगर कोई काट के जमा नहीं कराता तो एक अलग चीज है, जहां CPR आपका बन गया और जमा हो गया, वो तो चला गया खजाने में। सही कह रहे हैं, वो तो चाहे देखिए इम्पोर्ट पे कट गया, उसने GD के ऊपर ही आपको डाल टैक्स गबन होता है, टैक्स चोरी होता है बट साहब, गबन करने वाले होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं। इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल में कर लिया जाए तो जितना हमारा हदफ है इसके बिल्कुल आप जा सकते हैं। देखें 3 काम अगर आप कर लें, एक ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस कर लें, रेट्स को रैशनलाइज कर दें, और लोगों के जेहन से खौफ और हरास अगर ख़त्म हो जाए, तो आप क्या समझते हैं? खौफ क्या है, असल में होता क्या है? खौफ क्या है? वो ये है कि जी अगर मैं कोई चीज़, वहाँ लोगों को पता है कि कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी है। जी जी, मैं आज इस फोरम से एक बात बड़ा क्लियरली कहना चाहूँगा, अगर आप अपना काम ठीक करते हैं, मैंने खुद 20 अगर मेरे केसेस खुले हैं, तो 15 की क्लीन चिट तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी सिफारिश के, वो मेरे क्लोज हुए। क्योंकि आपको यकीन था आपने काम दुरुस्त नहीं करवाया मैंने, डॉक्यूमेंट्स आपके सही थे, बिल्कुल दिए, आपकी और रिपोर्टिंग सही थी। टैक्सेशन ऑफिसर्स ने मुझे क्लियर करके दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि आप डिक्लेरेशन और चीज़ों को कॉन्टेस्ट सही नहीं कर रहे होते, सही है। आज ये केसेस इस वजह से खराब होते हैं। अब मैं आज सब कुछ करा के ये बर्डन में उनके ऊपर डाल दूं कि वो लोग काम नहीं करते, तो क्या मैंने अपना काम ठीक किया था? सही कह रहे हैं।
यानी कि खौफ वो है कुछ जिसके नहीं अंदर है चोर है जी, ऐसे ही है। ज्यादातर गलतियां करते हैं हम, एक लापरवाही टैक्सपेयर करते को हैं। गाइडेंस नहीं है, उसको बताया नहीं जाता सही, उसको चोर रास्ता है आगे से, कुछ कई दफ़ा कुछ लोग उसको मिसगाइड कर देते हैं, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम। देखें, स्टेट ने लेना क्या आपसे, एक बात हो रही है, जो आपने कमाया है उसमें से सर्टन परसेंटेज उसने लेके जानी है। क्या उसने सारा ही मांग लिया आपसे? असल में जो डर है ना, मुझे जो लगता है जिसका ऑर्डर खुल जाता है उसको पता है यार मैं रिश्वत के देर बगैर नहीं निकलना। 38, 40 में और 140 में, 147 में वो पता भी नहीं चलता बैंकों से पैसे कैसे निकाल के ले जाते हैं, एडवांस टैक्स पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये भी तो अलमिया है ना, इस वजह से लोग खौफजदा होते हैं यार इसमें सिस्टम में आगे तो रगड़े जाएंगे। नहीं, ये खौफ है ये खौफ जो है ना गलत है, ऐसे नहीं है। देखें, एक्सेप्शन है, 2-4-5% है भी ये ऐसा। जो परसेप्शन है फिर किस तरह खत्म हो सकता है? ये इसी तरह ही हो सकता, जब तक देखें आप, जब तक अपनी देखें जिससे खुद करें, यानी कि जिससे मर्जी- आपने अगर टैक्स प्रैक्टिशनर से करवाना चाहते हैं चीज़ें तो आप खुद करना चाहते हैं, उसकी सिमत दुरुस्त समझ लें पहले, इस तरह करना है आपने, प्लानिंग बना लिया अपनी, इस आप planning पे टैक्स आपने लॉ की देखें, टैक्स ना मेरा है ना आपका है ना टैक्स पेयर का है। जी जी टैक्स तो उस बंदे का जो कंप्लायंस करेगा, उसका टैक्स है। अगर आप वो कंप्लायंस कर देते हैं, मसलन में आपने इंपोर्ट किया, आपने टैक्स दे दिया, तो उन्होंने कहा जी आपने विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा, तो इंपोर्ट पे तो पहले ही दे दिया मैंने, तो मुझे किस बात का खौफ है फिर? मैं तो टैक्स दे के आया हूँ जनाब आपको पूरा। और टैक्स देने का फायदा भी है। फायदा अगर भी है। एनटीएन होल्डर है, गोश्वर जमा करवाया है, तो आप उसके बैंक में सर वो वाइट मनी हो जाएगी ना वाइट आपकी। मनी भी हो जाएगी, आपको डबल पैसे भी नहीं पड़ेंगे, वो जो रेट ज़्यादा वो भी नहीं पड़ेगा, आपके बिल भी उसमें शामिल होंगे, आपके अखराजात भी शामिल होंगे, आप हर चीज़ देखिए, आप अपने लिए भी कमा रहे हैं, मुल्क के लिए भी कमा रहे हैं, और जो एम्प्लॉइज एसोसिएट और सबसे बड़ी बात, जो लोग टैक्स नेट में उस क्राइटेरिया में नहीं आते वो तो रिफंड भी ले सकते हैं हुकूमत से, हमारा रिफंड जी बिल्कुल। मोबाइल में आप देखें ना जितना कटता है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं एनटीएन होल्डर हूँ, तो टैक्स तो चला गया ना मेरा। चला गया। वो तो कॉस्ट बन गई ना कोई मेरा। शक नहीं। जब आपको किसी ने रिफंड ही नहीं मांगना, वो तो चला गया और एक आपका। थोड़ा बहुत कमाता है, बिजली के बिलों में भी दे रहा है, दूसरों में दे रहा है, वो तो क्लेम कर सकता है। जी बिल्कुल, एडजस्टमेंट आपको मिल सकती है जहां जहां एप्लीकेबल होगा। जी जी अच्छा, नेक्स्ट अब मेरे पास है कि जो ओवरऑल लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जब किसी बंदे को नोटिस इशू होता है, चाहे इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है या ऑडिट होता है या कुछ भी होता है, उसकी ड्यूरेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मसलन इस वक्त क्या हो रहा है, मैं आपको प्रेजेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। जी जी इस वक्त क्या हो रहा है कि जिन लोगों का 2017 है ना, 30 जून 17 जिनका ये एंड था, वो 30 जून 23 पे टाइम बार्ड हो रहा है। तमाम केसेस अब 122 के या वो खोलना शुरू हो गए, चाहे वो 161 है विदहोल्डिंग है, चाहे वो उसकी 122 की अमेंडमेंट है या ऑडिट का केस है, वो खुल गए। यार आप एक काम करें ना, आप इसकी ना एक डेडलाइन रख दें, 6 साल तो ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आप आखिरी साल के आखिरी महीनों में जाके आज तक वो क्लियर नहीं हो रहा है, एक साल पहले कर ले आप। जी अगर 23 में 2017 क्लोज हो रहा है तो बाकियों का क्या बनेगा? सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इनकम टैक्स में, आल्दो एक चीज आ गई है कि नोटिस 122(9) का इशू होने के बाद आपको 6 माह के अंदर उन्होंने टाइम 180 डेज उन्होंने लिख दिया है, उसमें फैसला करना है, उसमें आपने उसको जो भी करना है आपने देना करके। मैक्सिमम 90 दिन और हैं जो वो कमिश्नर की अप्रूवल से ले सकते हैं। जी जी सवाल अब ये है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, सवाल यह है कि 122(9) इशू करने से पहले का टाइम किधर है? वो इशू नहीं करेंगे आपको, नहीं करेंगे। जब उसको भी टाइम फ्रेमवर्क में डालें कि जनाब आपने जब किसी का ऑडिट करना है, ऑडिट रिपोर्ट देनी है, उसके कितने देर के अंदर आपने शो कॉज नोटिस लाजमी इशू करना है। अब वो क्या हो रहा है कि लॉ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इशू करने के बाद तो 6 महीने हैं, तो अब मैं आपको नोटिस ही 5 साल बाद देता हूँ, सही कह रहे हैं। तो मेरा तो 180 दिन का टाइम वहां से शुरू होगा ना। तो इसको इशू करने के भी दोनों तरफ, इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों में ऐसे ही है, इसके इशू करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। असल में ऑडिटर वो एफबीआर के पास नहीं है, जो ऑडिट के ये भी बात ठीक है, प्रोफेशनल वो नहीं ये है, वो इसलिए लमके रहते हैं केस। जो नोटिस करता है उसको ये पता नहीं मैंने नोटिस में क्या मांगा और मुझे क्या करना है आगे। और एक और इसमें सर एनपीओ के लिए एक, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल या अदरवाइज जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनका नाम तो है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपके मुल्क के जिनको एग्जाम्पशन थी, जिनको वो खत्म की हुई है ना इन्होंने। जी। और देखें, वो तो वेलफेयर, वो पैसा वेलफेयर एक्टिविटी में जा सकता है, वो आप टैक्सेस में ले जाएंगे तो लोगों की फलाह पे ही आपने खत्म करना। लेकिन अब तो रिजर्व पे भी मैंने सुना है, जरा बता रहे जी, हैं वो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व पे भी टैक्स लगने वाला ये है। पहले था, फिर डिलीटेड हुआ, अब फिर वापस प्रपोज हुआ है, क्योंकि लेकिन वो देखा वो तो कंपनियां, नदीम बट साहब, उसे देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। एक बंदा टैक्स दे के उस अपने बचत में से जो मुनाफा प्रॉफिट उसको रिजर्व फिर दोबारा टैक्स देगा, डबल टैक्सेशन। इसी वजह से तो ये फारग हुआ था, इसी वजह से तो ये इसको फारग किया गया था। लेकिन इस दफा फिर लगाया जा रहा है उसको, प्रपोज्ड है, देखिए अभी तो लगेगा तब तो फिर। राणा साहब क्या समझते हैं इस बजट में?
क्या होना चाहिए, क्या सबसे बड़ी मौजूदा हालात में किस तरह हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? ये समझते क्योंकि हैं मौजूदा हालात जो हैं सियासी मुआशी सबके सामने हैं, आप क्या समझते हैं? हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि हमें 300 रुपये का टैक्स चाहिए। असल में राणा साहब देखें, ये इसमें पैसा आवाम का पैसा, टैक्स का पैसा अवामी नुमाइंदों के ज़रिए अवाम पर खर्च होगा, असल कॉन्सेप्ट तो ये है। लेकिन आप जो कह रहे हैं अवाम पर खर्च नहीं होता, जब हमारे सूद की अदायगियाँ इतनी हैं, अगर 20 अरब जो सूद की अदायगियों में जाता है वही 20 अरब आवाम को रिलीफ दे दिया जाए तो आज जो आटा है, जो घी है, रेट है, वो पेट्रोल है, वैसे नीचे आ जाए। अच्छा यूपी साहब, सबसे बड़ी बदबख्ती है कि ज़राई मुल्क होने के बाद अब ये कर्जा क्यों लिया गया, इस मुल्क के लिए लिया गया, मसला तो ये भी है ना। अब आप बंदे तो उससे कोई गर्ज नहीं है, आपने कितना कर्जा लिया, कितनी सूद की अदायगी। आप ताजरों को साथ बिठाएं ना कि हम इस वक्त इस मुश्किल में हैं, हमें बताएं ये कैसे निकल सकते हैं। अब आप उन लोगों को बिठाएंगे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में बिजनेस नहीं किया, वो आपको क्या बताएं? उन्होंने तनख्वाह ली और इस तनख्वाह में उन्होंने ड्रामा किया। आपके समझो आपके चैम्बर जो तजावीज़ देते हैं उस पर हुकूमत से अमल नहीं करवा सकते। आपको पता है आपका चैम्बर पार्टनर है हुकूमत के पार्टनर, टैक्स देने वाला हुकूमत का पार्टनर है। अगर पार्टनर ही अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए नहीं आवाज़ उठाएगा, नहीं करवा सकता, तो फिर कोई भी नहीं कुछ करवा सर बात यह है कि आप चैम्बर की ये बात मानते कब है? नहीं मानते हैं तजवीज़। देखो देखो आप ये समझे ना, सुप्रीम हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो आप ये भी कह सकते हैं ये जो चैम्बर है ये भी सुप्रीम है। ये जो ताजर हजरात टैक्स लेके हुकूमत को देते हैं अपने ताजरों से, एंटीन के बगैर वो मेंबर नहीं बनाते किसी को, सुप्रीम तो ये भी है जो हक अपनी कमाई से, हक लाल की कमाई से, अपनी कमाई से बगैर सूद के और बगैर शरात के टैक्स देते हैं। ये भी तो बड़ी बात है। ये तो बड़ी बात है। देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने शायद आपको पहले भी एक दफ़ा बात बताई थी कि जो हमारे यहाँ इस अगर अपने डेवलपमेंट करनी है ना, तो जो बंदे इस सिस्टम से निकल के जा चुके हैं वो ट्रेडर हैं। आप उन ट्रेडरों से पूछते हैं लेकिन अमल अपनी दिमाग से करते हैं। आप हमसे आइडिया लेते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर हमारी प्रपोज़ल पे आप काम करते हैं, पूरी दुनिया में लोग ट्रेडर की प्रपोज़ल पे काम करते हैं, वो विन है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो मैं बात कर रहा हूँ अकेले कुल्ला आपकी स्टैंड नहीं लेते, मुफादात हैं। राणा साहब आज स्टैंड ले ले ताजर, सर ताजर स्टैंड लिख के कह रहा हूँ, आज स्टैंड चैम्बर्स ले जाएं, स्टिल ले जाएं, बजट इनका मुशावरत सर बजट आपको कहें जी आपकी प्रपोजल आई थी। अब आपको मैं वजह बताता हूँ। हम एक जगह पे बैठे हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में, तो हमारी प्रपोजल थी कि एक्सपोर्ट जो है ना इसको आप ओपन करें। एक आदमी ने कह दिया जी 25 किलो तक आप बैरियर लगा दें, जब तक 25 किलो। मैंने कहा अगर ऑर्डर 40 किलो का आ गया तो 25 किलो तो लिमिट है, ठीक है। आप ये रखें कि जो चीज़ें बेहतर है ट्रेड के लिए वो करें। तो उस सरकार ने वो आर्डर पकड़ लिया जी 25 किलो से ये ज़्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। हालांकि पूरी दुनिया में कहीं भी वो चीज़ नहीं है। हमारा जो टैक्स जो लॉस जा रहा है ना, उसकी वजह यह है कि हम अपनी प्रपोजल पे काम करते हैं जो हमारा दिमाग कह रहा है। जो पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता लोग हैं, हमने उनको कभी फॉलो नहीं किया कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँच गए। अब ये बांग्लादेश की मिसाल देंगे, इंडिया में भी डॉलर 90 से नीचे है। देखिए वो डॉलर वहाँ पे रुका हुआ है। हमने उन इकॉनमियों को देखना जिन लोगों ने तरक्की की है। अगर हम अपनी तरफ से नया व्हील बनाना पड़ जाएंगे तो नुकसान होगा। ये हम 74-75 साल से यही कर रहे हैं। अगर हम उस इकॉनमी को डेवलप करें कि पूरी दुनिया में लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, वो कर लेंगे, ठीक है। अब इंडिया ने तो ये करा ना, तरक्की याफ्ता मालिक के मॉडल्स को हमने फॉलो करना चाहिए, तो या अपना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो ज़मीनी हक़ाइक़ पर हो और जो मौजूदा हालात है मुल्क के उसके मुताबिक हो। जी नदीम भट्ट साहब आपको बहुत शुक्रिया, राणा जहाँ साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। प्री बजट आज आखिरी दिन है, फिर उसके बाद बजट आ जाएगा, बजट पर डिस्कशन होगी। बजट कोई भी हो, बजट ऐसा होना चाहिए जो आम दोस्त हो, ताजर दोस्त हो, आम आदमी को कोई रिलीफ मिल सके ताकि आम आदमी हुकूमत के साथ खड़ा हो सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए हफ्ज़ल अय्यूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।